हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी लाइव विद रौनक। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जल्द ही आपके एडमिट कार्ड भी रिलीज़ कर दिए जाएंगे, तो आप अपनी तैयारी को ऐसे ही बरकरार रखिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की अपनी यूपी पीईटी की मॉक टेस्ट की। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन में है आपके हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या मोहनजोदड़ो। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है मोहनजोदड़ो, वहाँ से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, ठीक है। और क्या क्या मिला? स्नानागार के अवशेष भी मिले हैं, बड़े बड़े स्नानागार जो थे उसके अवशेष मिले हैं। अगर इसकी हम खोज की बात करें तो इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने की है। राखाल दास बनर्जी द्वारा इसकी खोज की गई है, ठीक है। और अगर खुदाई की बात करें तो मोहनजोदड़ो की खुदाई जॉन मार्शल के नेतृत्व में की गई थी, ठीक है। किसके द्वारा? जॉन मार्शल के नेतृत्व में की गई थी खुदाई। खोज की गई है आपकी राखाल दास बनर्जी ने। कब की है? 1920 में। और इसे मृतकों का टीला, अगर आपसे पूछे मोहनजोदड़ो का अन्य नाम क्या है तो मृतकों का टीला के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन है आपकी शिशुनाग, कालाशोक, नंदीवर्धन या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा काला अशोक। शिशुनाग वंश का जो शासक था काला अशोक, इसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। अगर हम अध्यक्ष की बात करें कि द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था, तो वो था आपका शबकामी, ठीक है। शबकामी द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था। और किसके शासनकाल में हुई थी? तो शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के शासनकाल में 383 ईसा पूर्व में हुई थी द्वितीय बौद्ध संगीति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? जूनागढ़, नानाघाट, हाथी गुम्फा या नासिक। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है, जिसमें उनके जीवन के 38 वर्ष जो खारवेल में बीते हैं, ठीक है। जीवन के 38 वर्ष खारवेल के बारे में जानकारी देता है ये हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक है। अड़तीस वर्ष के खारवेल के बारे में जानकारी देता है कौन सा अभिलेख? उनका हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक है। किसका है ये? कलिंग के नरेश खारवेल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पे कि गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में कौन सा है? ऑप्शन है भीतरगांव का मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भूम्र का शिव मंदिर या तिगवा का विष्णु मंदिर। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है वो गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर है, ठीक है। कौन सा? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। गुप्त काल में कला, विज्ञान और साहित्य जो थी वो उसने अत्यधिक समृद्धि हासिल कर ली थी, और उसी का नमूना है ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ठीक है। गुप्त काल में कला, साहित्य और विज्ञान अत्यधिक समृद्धि थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, CU की, क्या पूछा जा रहा है? CU की नामक यात्रा विवरण इनमें से किससे जुड़ा है? फाहियान, अल्बरूनी, मैगस्थनीज या वैनसांग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ह्वेनसांग, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। ह्वेनसांग जो है CU की उसकी पुस्तक है। किसने लिखी है CU की नामक पुस्तक? तो ये लिखी है आपकी ह्वेनसांग ने लिखी है, जो कि एक चीनी बौद्ध भिक्षु था। चीनी बौद्ध भिक्षु था जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, और इसके द्वारा लिखी गई है पुस्तक CU की, जिसका अर्थ होता है CU के का अर्थ है, जिसका अर्थ है पश्चिमी देशों का रिकॉर्ड, ठीक है। पश्चिमी देशों का रिकॉर्ड,
अगर आपसे ये पूछा जाए कि सीयू का अर्थ क्या होता है, तो ये होता है पश्चिमी देशों का रिकॉर्ड। किसके द्वारा लिखी गई है? ह्वेनसांग के द्वारा लिखी गई है, जो कि एक चीनी बौद्ध भिक्षु था। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है, किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक, किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा आपका यहाँ पे, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम बताइए। तो यहाँ आपके राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई है तुगलकनामा। किसके द्वारा? अमीर खुसरो के द्वारा 1320 ईस्वी में तुगलकनामा लिखी गई है, जो कि तुगलक वंश के शासनकाल की एक ऐतिहासिक कविता है। क्या है? ऐतिहासिक कविता है तुगलकनामा, तुगलक वंश के शासनकाल की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित मंदिर है? शिव को, गणेश को, कार्तिकेय को या विष्णु को? तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विष्णु जी के विट्ठल अवतार का मंदिर है विट्ठल स्वामी का मंदिर। ठीक है, विष्णु जी का कौन से अवतार का मंदिर है? विट्ठल रूप को है विट्ठल स्वामी मंदिर। ठीक, किसके द्वारा बनाया गया था? राजा देवराय द्वितीय जो थे, उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। राजा देवराय द्वितीय के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। कब से कब तक? 1422 से 1446 ईस्वी के मध्य। ठीक है, राजा देवराय द्वितीय के शासनकाल में इसका निर्माण किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का क्या कार्य था? कानून और व्यवस्था संभालना, भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना, राजघराने का प्रभारी होना या शाही खजाने की देखभाल करना? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। ये अकबर के शासनकाल में अमल गुजार, या इसका अन्य नाम एक है आमील। ठीक है, अमल गुजार को आमील के नाम से भी जानते थे। और इनका मुख्य कार्य क्या होता था कि भू राजस्व का मूल्यांकन और संग्रहण करना अमल गुजार नामक अधिकारी का मुख्य कार्य होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिवजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? शिवाजी के। ठीक है, छत्रपति शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक का नाम पूछा है आपसे। समर्थ रामदास, शाहजी भोसले, दादाजी कोंडदेव या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक दादाजी कोंडदेव थे। ठीक, कौन थे? दादाजी कोंडदेव राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा आपका, सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में निम्नलिखित में किस शब्द का प्रयोग किया गया था? दिलमुन, मेलुहा, मेगन या फेलका? तो मेसोपोटामिया ने सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मेलुहा के नाम से जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को मेसोपोटामिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? यूएई, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा? तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कनाडा के संविधान से संघवाद लिया गया है। ठीक है, क्या लिया गया है? संघवाद कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से आपकी समवर्ती सूचियाँ ली गई हैं। समवर्ती सूची का विषय जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं कि भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? आपसे ये पूछा जा रहा है। तो भारत के चौथे राष्ट्रपति थे, ए ऑप्शन यहाँ आपका राइट हो जाएगा, वीवी गिरी। इनके पूरा नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम है वराहगिरी वेंकट गिरी। ये थे भारत के चौथे राष्ट्रपति व तीसरे उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, कौन कौन थे? ये भारत के चौथे और तीसरे उपराष्ट्रपति भी थे। तीसरे उपराष्ट्रपति थे और चौथे राष्ट्रपति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण या बलवंत राय मेहता द्वारा? तो ये दिया क्या गया था? ऑप्शन नंबर डी, बलवंत राय मेहता द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया था? बलवंत राय मेहता द्वारा 1957 में दिया गया था। इन्हें पंचायती राज का जनक भी कहा जाता है। बलवंत राय मेहता को पंचायती राज का जनक भी कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन में आ जाए कि पंचायती राज का जनक किसे कहा जाता है, तो ये बलवंत राय से मेहता। इन्हीं के नाम पे बलवंत राय मेहता समिति भी बनी है। ठीक है, और इसी की समिति के द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14 कि भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था। ऑप्शन में है 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1994 या 21 अप्रैल 1993 या 14 अप्रैल 1993। तो ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर ए 24 अप्रैल 1993 में। ठीक है, कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 में, उसके बाद ही ये 24 अप्रैल 1993 को लागू कर दिया गया था भारतीय पंचायती राज अधिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया। तो यहाँ पर बात लागू की नहीं, अंगीकृत की हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अंगीकृत और लागू। तो अंगीकृत तो आपको किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, कब लागू किया, सॉरी अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया गया था। अगर बात करते हैं लागू करने की क्वेश्चन में, तो लागू आपका 26 जनवरी 1950 में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, जिसके सबसे वरिष्ठ जो नेता थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था सिर्फ उसी दिन के लिए, जो कि संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उन्हीं को सिर्फ 9 दिसंबर 1946 के लिए अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। उसके बाद स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था। आपसे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा मतलब संविधान सभा के पहले सत्र के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। परिसंघ, महासंघ, परिसंघ प्रबल एकात्मकता के आधार पर या राज्यों का संघ। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है भारत को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा उपनिषद जो थे उनका फारसी में अनुवाद किसके प्रयास से हुआ है? तो ये हुआ था दारा सिकोह के प्रयास से। ठीक है, दारा सिकोह ने कम से कम 50 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया था ताकि मुसलमान लोग उन्हें पढ़ सकें। ठीक है, और इनके उपनिषदों के फारसी अनुवाद को कहा क्या जाता है? तो ये कहा जाता है सिर-ए-अकबर। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि सिर-ए-अकबर क्या है, तो ये है उपनिषदों का फारसी अनुवाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा कि धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो धन्वंतरी एक प्राचीन काल के चिकित्सक थे, तो ये दिया जाता है आपका चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। धन्वंतरी पुरस्कार जो है चिकित्सा में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 20 है आपका अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 20 अप्रैल, 13 अप्रैल, 30 अप्रैल या 22 अप्रैल। तो ये मनाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस बार 2023 की थीम थी विश्व पृथ्वी दिवस की इन्वेस्ट अवर प्लैनेट। क्या थी? इन्वेस्ट अवर प्लैनेट, ये थी इस बार की थीम। इन्वेस्ट अवर प्लैनेट 2023 की थीम थी अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हृदय का पहला प्रतिस्थापन, ये क्वेश्चन है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन में है विलियम हार्वे, एफ.जी. हॉकिंग्स, लुई पास्चर या बर्नार्ड। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बर्नार्ड के द्वारा हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था। कब किया गया था? 3 दिसंबर 1967 में दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन शहर में। कहाँ पर किया गया था? दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन शहर में किया गया था। किसके द्वारा? क्रिस्टियन, इनका पूरा नाम है क्रिस्टियन बर्नार्ड। क्रिस्टियन बर्नार्ड के द्वारा
हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था, ठीक है, 30 दिसंबर 1967 को दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा आपका यहाँ पर। पीडियाट्रिक्स निम्न में किसके अध्ययन से संबंध है? ऑप्शन है अस्थि रोग, हृदय रोग, शिशु रोग या नेत्र रोग। तो पीडियाट्रिक्स यानी बच्चों शिशु रोग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, शिशु रोग बच्चों के अध्ययन से संबंधित है। बच्चों में जो रोग होते हैं उनकी देखभाल, उनके रोग से संबंध है पीडियाट्रिक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है। एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में अपना सजेशन आप हमें दे सकते हैं। चिपको आंदोलन मुख्यतः किसके विरुद्ध था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये था चिपको आंदोलन, आप सभी को पता है कि वन कटाई के विरुद्ध था ये, ठीक है। पेड़ों की जो कटाई होती थी उसके विरुद्ध चलाया गया था। तो चिपको आंदोलन, और इसके प्रवर्तक की बात करें तो सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रवर्तक थे, सुंदरलाल बहुगुणा। उत्तराखंड के चमोली जिले से इसका आरंभ किया गया था चिपको आंदोलन 1973 में, ठीक है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था। तो उत्तराखंड के चमोली जिले से इसका प्रारंभ हुआ था। और इसका ये भी पूछ लिया जाता है कि इसके प्रवर्तक कौन थे। तो सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रवर्तक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है यहाँ पे। पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था शिकागो में, दिल्ली में, रियो डी जेनेरियो में या लंदन में। तो ये आपका हुआ था रियो डी जेनेरियो में, ठीक है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो में। कब हुआ था तो बता दें आपको, 3 से 14 जून, 3 जून से 14 जून के मध्य हुआ था 1992 ईस्वी में, जिसमें पर्यावरण को लेके बहुत सारी बातें हुई थी। बहुत सारे लोग इसमें शामिल हुए थे इस सम्मेलन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 से आपका, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइट्स, मेसोफाइट्स, जीरोफाइट्स या इनमें से कोई नहीं। तो रेगिस्तान में जो पौधे पैदा होते हैं वो जीरोफाइट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा कि कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियोस, गोल्जी कॉइल। तो ये कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या थैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका की आत्महत्या थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका कार्य कोशिका के अंदर अनावश्यक पदार्थों का विघटन करना होता है। कोशिका के अंदर अनावश्यक पदार्थों का विघटन, अनावश्यक पदार्थ जिनका कोई यूज़ नहीं होता है उसका विघटन करना होता है लाइसोसोम का कार्य। इसीलिए इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हो जाएगा। भारत विश्व कप क्रिकेट का पहली बार चैंपियन कब बना? तो ये तो सभी को पता होगा, 83 मूवी भी आ चुकी है। तो ये हुआ था 1983 में कपिल देव की कप्तानी में, ठीक है। कपिल देव उस टाइम कप्तान थे और उनकी कप्तानी में भारत विश्व कप क्रिकेट पहली बार विश्व चैंपियन बना था 1983 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान आता है? तो ये आता है आपका 4थे नंबर पे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान जो है वो कौन सा है? 4था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पशु जैविक औषधि संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर, बरेली, इटावा या लखनऊ। तो ये है आपका बरेली, ऑप्शन नंबर बी राइट है। पशु जैविक औषधि संस्थान जो है बरेली के इज्जत नगर में स्थित है। कई बार ऑप्शन में इज्जत नगर भी होता है, तो ध्यान रखिएगा कि बरेली के इज्जत नगर में स्थित है पशु जैविक औषधि संस्थान। तो कंफ्यूज मत होइएगा, बरेली के इज्जत नगर में, कभी कभी सिर्फ ओनली इज्जत नगर भी आ जाता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा यहाँ पे। उत्तर प्रदेश में भूगर्भ जल विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1975 में, 1980 में, 1985 में या 1990 में। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में भूगर्भ जल की स्थापना वो 1975 में की गई थी। कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपको नज़र आ रहा है, 1975 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों को स्पर्श करती हैं? ये आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सीमाएं जो हैं वो कितने राज्यों को स्पर्श करती हैं। ऑप्शन में है 6, 8, 10 या 9।
तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8 राज्यों को। ठीक है, 8 राज्यों को स्पर्श करती हैं उत्तर प्रदेश की सीमाएं। एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती हैं और एक देश को। वो देश कौन सा है? नेपाल। और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है आपका? दिल्ली। और 8 राज्य हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश की सीमाएं स्पर्श करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, उत्तर प्रदेश की लंबाई तथा चौड़ाई कितनी है? तो ये है आपकी उत्तर प्रदेश की लंबाई जो है 650 किलोमीटर, वो 240 किलोमीटर है। लंबाई है आपकी 650, चौड़ाई है आपकी 240। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मलेरिया की दवा कोनेन निम्न में से किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? यूकेलिप्टस, वॉलनट, सिनकोना या राफिलिया? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट है। सिनकोना नामक वृक्ष जो है इसकी छाल से, किससे? सिनकोना की छाल से प्राप्त करती है मलेरिया की दवा। कोनेन जो होती है वो सिनकोना नामक पेड़ की छाल से प्राप्त की जाती है इसकी दवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो ये है आपकी बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। बांग्लादेश, भारत जो है वो बांग्लादेश के साथ सबसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। कितनी लंबी है? तो 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, इसकी लंबाई की अगर पूछ दी जाती है तो 4096.7 किलोमीटर इसकी लंबाई है बांग्लादेश की सीमा की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हो जाएगा, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? जोग जल प्रपात पर, पायकारा प्रपात पे, शिव समुद्रम प्रपात पे या गोगक प्रपात पे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोग जल प्रपात पर स्थित है जल विद्युत परियोजना। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? जोग जल प्रपात पे, जो कि है कहाँ पर? ये आपका कर्नाटक में है, कर्नाटक के शिवमोगा जिले में, कर्नाटक के शिवमोगा जिले में स्थित है जोग जलप्रपात, वहाँ पर स्थित है महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, सैयद मोदी ग्रांड प्री टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, टेनिस, बिलियर्ड्स, बैडमिंटन? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, बैडमिंटन से संबंधित है सैयद मोदी ग्रांड प्री टूर्नामेंट। सैयद मोदी जो है ये बैडमिंटन के एक भारतीय खिलाड़ी थे। सैयद मोदी जो थे भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी थे और इन्हीं के नाम पे ये टूर्नामेंट चलाया जा रहा है। बैडमिंटन खिलाड़ी थे जो 8 बार चैंपियन बने थे। कितनी बार? 8 बार राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप इन्होंने जीती थी। 8 बार राष्ट्रीय चैंपियन बने थे बैडमिंटन के, तो इन्हीं के नाम पे सैयद मोदी ग्रांड प्री टूर्नामेंट चलाया जा रहा है जो कि बैडमिंटन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार की हृदय योजना किस क्षेत्र के लिए शुरू की गई थी? रोजगार, शिक्षा, विरासत विकास या श्रमिकों के स्वास्थ्य? तो ये शुरू की गई थी विरासत विकास। ठीक है, हेरिटेज जो होती हैं जगह, उनके विकास के लिए शुरुआत की गई थी। हृदय योजना कब से शुरुआत की गई थी? 21 जनवरी 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। और उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था शुरुआत करने की कि समृद्ध सांस्कृतिक विरासत जो है, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और पुनर्जीवित करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, स्पेस एक्स के संस्थापक कौन है? मैक्स लेविचिन, पीटर थियल, लियोन लॉसेक या एलन मस्क? तो ये है एलन मस्क। ठीक है, कौन संस्थापक है? एलन मस्क जो हैं वो स्पेस एक्स के संस्थापक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो ये नाम था आपका ऑप्शन नंबर ए, अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। प्राचीन काल में उसे अवंतिका के नाम से जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 40 पे पहुंच गए हैं अब हम। हर वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 12 अक्टूबर या 14 अक्टूबर? तो ये मनाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, 11 अक्टूबर को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार 2023 की थीम थी, अभी हाल ही मनाया गया है, और इसकी थीम थी लड़कियों के अधिकारों में निवेश करें। लड़कियों के अधिकारों में निवेश करें, इस वर्ष की थीम थी।
लड़कियों के अधिकारों में निवेश करें, हमारा नेतृत्व हमारा कल्याण। ठीक है, अगर आपसे थीम पूछ लिया जाता है कि 11 अक्टूबर जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस था, इंटरनेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे, तो उस वर्ष की थीम क्या थी? तो थीम थी लड़कियों के अधिकारों में निवेश करें, हमारा नेतृत्व हमारा कल्याण। कमेंट में आप मुझे ये बताइएगा कि ये तो अंतर्राष्ट्रीय है, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, यहाँ बात हमने की है अंतर्राष्ट्रीय की। कमेंट में आपको बताना है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आपको पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 हो जाएगा। 26 जनवरी 2023 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है आपका 74वां गणतंत्र दिवस। कब मनाया गया? 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। और एक चीज़ और है कि आप लोग अपना स्कोर जो था, स्कोर ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपका 50 आउट ऑफ कितना हुआ है। ठीक है, अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करिएगा आप मुझे कि आपने 50 में से कितने प्रश्नों को कर लिया था, कितने प्रश्न आपके बन गए हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 42 है यहाँ आपका। हाल ही में किस टीम ने मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? तो यहाँ मेंस की बात हो रही है, तो मेंस भी भारत ने, मेंस का जो है वो भारत ने जीता है। अगर यहाँ वुमेन्स की बात होती तो वो भी भारत ने जीता है, पाकिस्तान को हरा कर जीता है। ठीक है, पाकिस्तान को हरा कर जीता है भारत ने मेंस हॉकी एशिया कप, जूनियर एशिया कप 2023 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 हो जाएगा। प्रतिवर्ष 20 अगस्त को पूरे भारत में सद्भावना दिवस तो मनाया जाता है, लेकिन ये पूछा जा रहा है किसकी जयंती पे मनाया जाता है? राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, राजा राम मोहन राय या ज्योतिबा फुले? तो ये आपका मनाया जाता है, आपको बता दें, राजीव गांधी, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं राजीव गांधी, इनकी जयंती पे मनाया जाता है 20 अगस्त को। और इस बार की इनकी कौन सी जयंती थी? 79वीं जयंती थी। 2023 में इनकी 79वीं जयंती मनाई गई है राजीव गांधी को, और इनकी जयंती पे सद्भावना दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हाल ही में कौन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट बनी है? रवीना सिंह, अनीता जाखड़, महिमा शर्मा या सुरेखा यादव? तो ये बनी है ऑप्शन नंबर डी, सुरेखा यादव। ये ट्रेन की पहली भारतीय महिला भी हैं और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट भी बनी है सुरेखा यादव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स में शक्तिकांत दास, जो कि गवर्नर हैं, इन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर पाने वाले कौन से भारतीय बने हैं? ये आपको बताना है। तो ये बने हैं दूसरे, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट है। गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड पाने वाले ये दूसरे बने हैं। पहले कौन थे? 2015 में मिला था गवर्नर ऑफ द ईयर, किसे मिला था? रघुराम राजन को। ठीक है, पहला मिला था रघुराम राजन को, और अब दूसरे बन गए हैं शक्तिकांत दास, सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स पाने वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है। हाल ही में कौन एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तलवारबाज बनी है? तो ये बनी है भवानी देवी जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, भवानी देवी जी हाल ही में एशियन चैंपियनशिप जो खेल हो रहे थे उसमें पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तलवारबाज बनी है। अगर पूछता है कि कौन सा पदक जीता था, तो इन्होंने कांस्य पदक जीता था। ठीक है, कौन सा पदक? कांस्य पदक अपने नाम किया था, और ये पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तलवारबाज बन गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका। एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? 1937, 1952 और 1957, 1956? तो ये किया गया था आपका ऑप्शन नंबर ए 1937 में। एगमार्क एक्ट जो है वो 1937 में लागू किया गया। इसका पूरा नाम क्या होता है? इसका नाम होता है एगमार्क का एग्रीकल्चर मार्क। ठीक है, एग्रीकल्चर एगमार्क मतलब एग्रीकल्चर मार्क। ये प्रमाणक चिन्ह होता है, एक प्रमाणक चिन्ह होता है कृषि संबंधी उत्पादों के लिए। ठीक है, जिसे 1937 में भारत में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 48 की खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में, पेरिस में, जिनेवा में, रोम में? तो ये आपका पड़ता है ऑप्शन नंबर डी, रोम।
ठीक है। इटली रोम में पड़ता है, रोम इटली में पड़ता है। खाद्य एवं कृषि संगठन मुख्यालय, ठीक है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? रोम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा है? सत्यजीत रे, चेतन भगत, आर के नारायण, अरुंधति रॉय। तो ये लिखा गया है ऑप्शन नंबर सी, आर के नारायण द्वारा। किसके द्वारा? आर के नारायण द्वारा प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड की रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये आपका आखिरी क्वेश्चन है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय या इनमें से कोई नहीं। तो ये थे आपके ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन राय जो थे वो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कहे जाते हैं। इनका प्रमुख ब्रह्म समाज आपसे पूछ लिया जाता है कि ब्रह्म समाज की रचना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ये भी इनका मेन क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछ दिया जाता है एग्ज़ाम में। और ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूँगी कमेंट के लिए कि अगर आपको पता है कि पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है तो कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा कि पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। जिसको भी पता है, जहाँ तक है पता ही होगा, लेकिन ये है कि कुछ लोग नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन जिसको भी पता है तो प्लीज़ वो कमेंट ज़रूर करिएगा कि पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार था, ठीक है। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को जो है वो पूरा देखा कीजिए क्योंकि सभी प्रश्न जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं और अगर छूट जाएंगे तो फिर ऐसा है कि नुकसान आप ही को होगा, है ना। क्योंकि कौन सा एग्ज़ामिनर वहाँ क्या सेट कर रहा है, कौन सा क्वेश्चन आ जाए ये आपको भी नहीं पता है। इसलिए क्वेश्चन पूरा देखिए, वीडियो पूरा देखिए। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स जो हैं आपकी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। कुछ समय बचा है तो तैयारी को ऐसे ही लगातार बनाए रखिए बिना किसी घबराहट के। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। चलिए फिर मिलते हैं एक नए मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।